नमस्कार। वर्ल्ड क्रिएटिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान बतलाने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52। हाँ, कुल 52 52 वर्ण हैं अल्फ़ाबेट हिंदी में, ठीक है ना। उसका उच्चारण कैसे होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये फिगर बनाया है, ठीक है ना, इसमें हिंदी वर्णमाला देखिए, तो इसके अंदर ये नाक है। क्या नाक है ना? नाक से उच्चारण होगा अंग, इय, अण, न, म, अंग। ये 6 चीज नाक से, नासिका से, नाक या नासिका से। फिर उसके बाद आता है कंठ। कंठ आता है ना, तो इस कंठ में मतलब एक सूत्र है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। मतलब कि अ, आ, क, ख, ग, घ, कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग चला जाएगा नाक में, और ह विसर्ग, अको विसर्जनिया नाम कंठ। अ, आ, कवर्ग, ह विसर्ग, ये बोले जाते हैं कंठ से। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से, और संस्कृत में कंठ बोलते हैं। फिर उसके बाद ये आता है इचु ईशानाम तालु। इचु ईशानाम तालु। इसके अंदर देखिए छोटी ई, बड़ी ई, य, तालाबी स, चवर्ग। चवर्ग के अंदर ये आ गया च, छ, ज, झ। ये तालु से बोला जाएगा। अब देखिए तालु है कहाँ। तालु और ये क्या बोलते हैं, तालु और मूर्धा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ये जो यहाँ पर ये जो काकलक होता है ना, जो ऊपर से एक लटका होता है ना, काकलक, उअल्बा बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये उअल्बा के ठीक जो ये है, उअल्बा से सटा वाला ऊपर वाला भाग, जीभ के ऊपर वाला भाग, जीभ के ऊपर वाला भाग जो उअल्बा काकलक से सटा होता है, वह भाग ऊपर वाला कहलाता है तालु। हाँ, है ना, इचो ईशानाम तालु, ठीक है। हाँ। अब उसके बाद आता है ये तवर्ग है ना। इसका सूत्र है, लितुल सानाम दंता। क्या है? लितुल सानाम दंता, है ना। तो इसके अंदर आ गया ली, तवर्ग, और ये दांती स, है ना, और क्या होता है लौ, ठीक है ना। ये होगा दांत से, ठीक है ना। और उसके बाद ये हो जाएगा दांत से, दांत या दंत, है ना। और उसके बाद आता है री, बड़ी टवर्ग, ट, ठ, ड, ठ, ड, ढ ना। और आ जाएगा किसके अंदर? नाक के अंदर, है ना। और र, और ये मूर्धन्य स, ये बोला जाता है मूर्धा से। इसका सूत्र है ऋतुर षाणाम मूर्धा, ठीक है ना। हाँ, ये चीज आ गया। तो मैंने बतला दिया कंठ। और हाँ, फिर उसके बाद ये ओठ। ओठ तो आप देख सकते हैं, ओठ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नीचे वाला ओठ और ऊपर वाला ओठ, ठीक है। तो इसका सूत्र है उपपद्मा निया नाम ओष्ठ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पवर्ग, प, फ, ब, भ, ये बोले जाते हैं ओठ से, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं ये, है ना। तो कंठ का मैंने बता दिया, जो ईशानाम तालु। इसका मैंने बताया लितुल सानाम दंता, उपपद्मा निया नाम ओष्ठ। और इसका मैंने बताया ऋटुर षाणाम मूर्धा। तो ये हो गया वर्ण का उच्चारण स्थान। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि अब कुछ दो जैसा जो कि शरीर के जो मुंह के अंदर जो अंग हैं, जैसे कंठ और तालु, कंठ और तालु के मिलने से ए और ए बनता है। कंठ और तालु माने दो जो उच्चारण स्थान है, दो के मिलने से ए बनता है। कौन कौन? तो कंठ और तालु से ए, कंठ और ओष्ठ से ओ औ। क्या होता है? ओ। कंठ ओष्ठ से बनता है ओ औ, और दांत और ओष्ठ से होता है वो, है ना। ये कंबाइंड है, ठीक है ना, दो। अच्छा, तो हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान मैंने आप लोग को बतला दिया। तो इसके लिए आप लोगों को ये चीज़ है, मैं सूत्र के द्वारा, अब इसके द्वारा जो भी आता है आपका 8वीं के अंदर, 9th के अंदर, 10th के अंदर, इससे आपका काम चल जाएगा। फिर कभी इससे बाहर से आने वाला नहीं है। ये जितने वर्णमाला में जितने 52 है, सबका मैंने बतला दिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मैं हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण अध्ययन की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को, जो कि वर्णमाला का जितना क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंदर समाधान हो जाएगा। वर्णमाला का जितना भी प्रश्न है, ये 8वीं 7वीं 8वीं 9th 10th से लेकर के +2 से लेकर ग्रेजुएशन से कंपटीशन तक, ये सारा क्वेश्चन मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर वर्णमाला का सारा चीज़ हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, तो वर्ण है भाषा का सबसे छोटी
इकाई ध्वनि है, ठीक है ना। भाषा जो 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 हम बोलते हैं, जो जो जिस किसी भाषा में बोलते हैं उसका छोटी इकाई, छोटा जो मात्रक है वह क्या है, ध्वनि। वो छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है, जिसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट, जैसे मैंने उच्चारण स्थान बतलाया, उच्चारण कैसे होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी चीज़ को बोलते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम बोलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हमारे स्वर यंत्र से हवा निकलती है, स्वर यंत्र से क्या निकलती है, मुंह के अंदर से हवा निकलती है, और ये मुंह के अंदर जो भाग है हमारे, मूर्धा, ओठ, कंठ, तालु, तवर, ये दांत है ना, नाक, इस ये टकराती है, ठीक है। और जो हवा निकलती है मुंह के जिस जिस भाग से टकराती है, एक भाग से दो भाग से, उसके लिए अलग अलग ध्वनि निकलती है, ठीक है ना। अलग अलग ध्वनि वो टकराने से निकलती है ना। तो वर्ण को मैंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, वही वर्ण है, ठीक है। तो अब वर्ण के प्रकार को देख लेते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। स्वर और जो भी स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। अब इन वर्णों को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जितने वर्ण हैं उनको हम वर्गीकृत कर रहे हैं अभी, और अभी तुरंत ही इसके बाद मैं इसको एक एक करके परिभाषा बतला दूंगा, विधिवत एकदम टोटल, किसी का आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण कितने हैं, 11। कितने हैं, 11। आ छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और री। अंग अह जो होते हैं अयोगवाह के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, अयोगवाह के अंदर आते हैं अंग और अह, है ना। ये इसलिए कि ये न तो स्वर है न तो व्यंजन, क्योंकि देखो अ इसके अंदर क्या स्वर है, और ये न का बिंदु है, क्या है, व्यंजन है। तो इसलिए दोनों है, ना तो स्वर है ना तो व्यंजन, इसलिए दो अंग अंग और अ क्या है, अयोगवाह। तो स्वर वर्ण कितने, 11। कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने, 0, 4, है ना। कौन कौन है, य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क स से बना हुआ है, तर से बना हुआ है, और ये ज है ना, जी वाई है ना, ज और वाई, ज य से बना हुआ है, और ये तलावी स और र से बना हुआ है। अनुस्वार कितने हैं, तो 1, है ना। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25। कितने हैं, 25। कौन कौन, तो क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक, जिसको कवर्ग बोलते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 5 25 गुणा कर दिया मैं ना। उस व्यंजन किसे कहते हैं, तो उस व्यंजन कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। तलावी स, मूर्धन्य स, दांती स, है ना। ये है उस व्यंजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है क्या, द्विगुण व्यंजन, है ना। 0 2, कितना है, 0 2 ना, 2। ये क्या, ड और ढ, देख रहे ना, ड के नीचे बिंदु है ना, और ढ के नीचे बिंदु है ना। ये है द्विगुण व्यंजन। और विसर्ग कितने हैं, 1। विसर्ग कितने हैं, 1। कुल मिलाकर जोड़ लीजिए 52 होते हैं। क्या होते हैं, स्वर वर्ण 11, अंतस्थ 4, संयुक्त व्यंजन आपको 4, अनुस्वार 1, स्पर्श व्यंजन 25, उसमें 4, द्विगुण 2, 0, ये विसर्ग 1, कुल मिलाकर 52। और अयोगवाह जो है इसके अंदर 1 है। कितना है, सॉरी 2 अंग और, ठीक है ना। अब इसकी मैं परिभाषा बतलाने वाला हूँ। तो अब आपको स्वर वर्ण, है ना, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र होंगे, इसको बोलने में किसी को मिलना नहीं पड़ेगा, किसी को मिलना नहीं पड़ेगा, है ना, स्वतंत्र है। जैसे कौन कौन है, अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, ऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, देख रहे हैं आप, 13 है, लेकिन इसमें अंग और अ घट जाता है। अंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। अयोगवाह है, क्या है, अयोगवाह है, इसलिए कि न तो स्वर है, अंग अह, न तो स्वर है न तो व्यंजन है, पूरी तरीके से देख रहे हो ना। इसमें बिंदु मिला हुआ है, ह मिला हुआ है, विसर्ग, है ना। अब उसके बाद आता है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, है ना। इसे किसे कहते हैं, तो कम समय में बोले जाने वाले स्वर, कम समय में बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। कितने हैं, तो अ, छोटी, ई, ऊ, री और क्या बोलो, री। ये 5 क्या है, 5 बोलते हो फटाफट, कितने हैं, 5 हैं। अब उसके बाद है कौन सा स्वर, बोलो, हाँ, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने हैं, सॉरी परिभाषा, तो ये कह रहे हैं कि ह्रस्व स्वर दीर्घ में होता है ज्यादा, दीर्घ में क्या होता है, ज्यादा है, देखो अर्थ से मतलब है। कहता है ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा में, अधिक समय में बोले जाने वाले स्वर। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगेगा, क्या लगेगा, अधिक समय। इस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगेगा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ठीक है।
अब ये अगला आता है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में स्वर वर्णों से कई गुना समय लगता है। इसमें क्या होता है कि स्वर वर्ण जो है ना उससे उसके अपेक्षाकृत उच्चारण में कई गुना समय लगता है। जैसे ओम। क्या है? ओम। ये है ना, ये देख रहे ना, ये इसे इसके तरीका है ना, ओम राम। तो ये हो गया प्लुत स्वर। क्या हो गया? प्लुत स्वर। अब व्यंजन वर्ण को समझ लेते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं ना। व्यंजन वर्ण जो है ना बिना स्वर के सहायता से बोले ही नहीं जा सकते, है ना। ठीक है, जैसे क च ट म त घ फ। इसको आप देख लीजिए। क बोलो, क आ गया कि नहीं स्वर। हम बोल रहे हैं, हम व्यंजन बोल रहे हैं, च बोल रहे हैं, च आ गया, ठीक है ना। घ आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार व्यंजन वर्ण का मतलब कि ये इसको बोलेंगे तो स्वर वर्ण आ जाएगा, मिल जाएगा। बिना स्वर वर्ण के सहायता से ये वर्ण बोले नहीं जा सकते हैं। इन वर्णों की संख्या कितना है? 33। कितनी है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? तो ये जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा की टक्कर कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ को छूती हुई निकले उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब ये होता है कि जैसे हवा जब निकलेगी तो कहीं से टकराएगी। क्या करेगी? टकराएगी, ठीक है ना। तो ये स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता है छूना। क्या होता है? छूना। हवा छुएगी किसको? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ को, ठीक है ना। तो कवर्ग हो गया। कवर्ग के अंदर 5, चवर्ग के अंदर 5, टवर के अंदर 5, तवर के अंदर 5, पवर के अंदर 5, 5 पचे 25। इस प्रकार हमारे स्पर्श व्यंजन की संख्या। अच्छा, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनका उच्चारण जीभ, तालु, ओठ के परस्पर मिलने से होता है ना। ये जीभ, तालु, दांत, ओठ आपस में जब मिलेंगे, हवा का जब टक्कर होगा ना तालु, दांत, ओठ से, तब वो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे य र लव, य र लव, ये अंतस्थ 4 है। कितने हैं? 4 है। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण कैसे होता है? जब हवा का टक्कर तालु, दांत, ओठ तीनों से होता है, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ये जो इन वर्णों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से होता है। क्या होता है? रगड़। ये ऐसे वर्ण हैं कि इनका उच्चारण होगा तो ऊष्मा पैदा होगी, ऊष्मा, आग पैदा होगी, ऊष्मा, तभी इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, है ना। जैसे तलाबेसा, मूर्धन्यसा, दांतिसा और हाँ, इसको जब उच्चारण करेंगे तो ऊष्मा पैदा होगी। ये 4, ये कितने हैं? 4 है। ये भी 4 ही हैं, ठीक है। अल्पप्राण की बात करते हैं, है ना। जिन वर्णों को बोलने में श्वास पहले से कम मात्रा में निकले, श्वास कम निकले, वह अल्पप्राण है। अल्प माने थोड़ा प्राण। प्राणवायु जो है वो कम निकलती है, प्राणवायु। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखिए, कवर का पहला, तीसरा, पांचवा, है ना। कवर का चाहे चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है और पांचवा है ना। तो पवर्ग, तो ये पांचों का कौन कौन? पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे जो कवर का कौन है? क, ग, अंग। उसी प्रकार चवर का तो कितना हो जाए? 3 ना। 3 5 15, 5 वर्ग होता है। 3 5 15 और 4 गो अंतस्थ। अंतस्थ में कौन आता है? यर लव। किसके अंदर हो जाएंगे? अल्पप्राण। किसके अंदर हो जाएंगे? अल्पप्राण के अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। अब देखिए अगला आता है महाप्राण। तो महाप्राण जो है, महाप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण की तुलना में श्वास अधिक मात्रा में निकले, है ना। महा माने तो ज्यादा प्राण वायु अधिक निकलती है। प्राणवायु क्या निकलती है? अधिक निकलती है प्राणवायु। तो ये दूसरा और चौथा, हर वर्ण का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण। हाँ, ये कहलाता है ख, घ, द और झ। माने हर का दूसरा, चौथा, दूसरा और चौथा। तो कितना हो जाएगा? 5 को है ना, 5 को वर्ग होता है ना। 5 10 4 14, 10 4 14। इसके अंदर ऊष्म वर्ण भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 14। घोष। अच्छा, एक बात और है, ये जितने अल्पप्राण है सभी घोष हैं। अल्पप्राण जितने कितने हैं? घोष हैं। अब घोष किसे? हाँ, तो अब आगे अयोगवाह ना। अयोगवाह क्या होता है कि ये अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाता है? अयोगवाह। क्योंकि ये न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन।
अयोगवाह न तो स्वर है न तो व्यंजन। जैसे कि इसमें कौन कौन है, अंग और अंग और अंग में अ पर बिंदु है ना, अ पर बिंदु है, और विसर्ग का उच्चारण होता है ह। क्या होता है, अ के आगे 2 बिंदु है ना, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अ पर बिंदु है ऊपर, पढ़ेंगे न। अनुस्वार है, अ पर बिंदु क्या कहलाता है, अनुस्वार। ऊपर बिंदु अनुस्वार कहलाता है, इसको अंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंग। तो ये न तो स्वर है न तो व्यंजन। देखो इसमें स्वर है, स्वर भी है, व्यंजन भी है, स्वर भी है, व्यंजन भी है, तो दोनों है, इसीलिए। अब है अनुस्वार। क्या है, अनुस्वार किसे कहेंगे, अनुसार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुसार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अनुस्वार स्वर के बाद आएगा और ध्वनि नाक से निकलेगी। जैसे अंगूर, पंकज, गंगा। देखो ना, अंगूर अपर बिंदु है ना, बिंदु अ पर, कहाँ बिंदु ये है, अ पर। पंकज पप बिंदु है, गंगा गंगा है ना, गंगा गप है ना, ये देखो अनुस्वार का ये संकेत है। देखो इधर ये जो लाइन होती है हिंदी में, इसके ऊपर लिखा जाएगा ना, ठीक है, हाँ ठीक है। अनुनासिक क्या है, अनुनासिक, नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले स्वर, नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले स्वर। ये अनुनासिक जो होता है ना, नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, ऐसे स्वर हैं, और इनका उच्चारण नाक और मुंह से होगा। और इसका देखो ये संकेत है, चांद है ना, चांद के ऊपर बिंदु, चांद के ऊपर अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, चंद्र बिंदु। देख रहा, ये चांद के ऊपर बिंदु, चांद के ऊपर बिंदु, इसे कहते हैं अनुनासिक। जैसे दांत, साज, चांद, मुंह, ये देखो ये अनुनासिक का चिन्ह है ना। अगला क्या है, निर्नुनासिक। ये देखो केवल मुंह से बोला जाने वाला स्वर, मुंह से बोला जाने वाला स्वर क्या कहते हैं, निर्नुनासिक। जैसे उधर, क्या है, उधर, उधर में ऊ देख रहे हो ना, ऊ सिर्फ मुंह से, क्या है, ऊ मुंह से बोला जाएगा। इधर, अपना, तो ये बोला जाएगा अ ई, क्या है, निर्नुनासिक। क्या है, निर्नुनासिक। विसर्ग, विसर्ग अनुसार की तरह ही विसर्ग स्वर के बाद आता है, उच्चारण ह की तरह होता है ना। देखो ये उच्चारण, देखो ये दू के बाद है ना, दू के बाद दू बिंदु है ना, यही विसर्ग है। क्या है, दुख, हल्का सा ह, उच्चारण कैसा होगा, ह। प्रातः काल, ये देखो यही है विसर्ग। ये क्या है, ये देखो दोनों बिंदु विसर्ग है। उषः काल, सवेरे का समय, देखो दोनों ये क्या है, विसर्ग है। मनः कामना, ये दो बिंदु क्या है, विसर्ग है, ठीक है। अब आता है बलाघात, है ना। बलाघात किसे कहते हैं, शब्द बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल लगाते हैं तो इस क्रिया को स्वराघात कहते हैं। जैसे विष्णु, क्या है, विष्णु, पक्ष, इक्का, दुख, निसंदेह, हरि, मधु, समुदाय इत्यादि। जैसे कहते हैं विष्णु, इसमें पहले वाला शब्द वी है ना, विष्णु, वी पर जोर पड़ रहा है ना, हम जोर विशेष लग। पक्ष प पर जोर लगा रहे हैं, इक्का ई पर जोर लगा रहे हैं, दुख दू है ना, इस पर जोर लगा रहे हैं, तो यह क्रिया बलाघात कहलाती है। क्या कहलाती है, बलाघात। शब्द बोलते समय जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है, स्वराघात। क्या हो गया, स्वराघात या बलाघात। अनुतान किसे कहते हैं, अनुतानम, सुरों को बढ़ने घटने के क्रम को अनुतान कहते हैं, है ना। जैसे कौन खाएगा, पूछ रहा है कौन खाएगा, और अगला क्या है, खाएगा कौन, मतलब कोई नहीं खाएगा, ये पूछ रहा है। ऊपर वाले वाक्य में कौन खाएगा पूछ रहा है, और नीचे वाले कह रहा है खाएगा कौन, मतलब कि कोई नहीं खाएगा। तो ये इस पर कौन पर प्रेशर पड़ रहा है, इस पर खाएगा पर प्रोसेस पड़ रहा है ना। दोनों में देखो ये अंतर है, यहाँ पर कौन खाएगा है ना, यहाँ पर कौन पर प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पर खाएगा पर प्रेशर दे रहा है। इस क्रिया को सुर में बढ़ने घटने का जो ये प्रोसेस है, जैसे कि एक शब्द वही है, ये शब्द क्या है, बाएं से दाएं, बाएं से ये शब्द जो इधर बाएं हो गया है ये दाएं हो गया है, लेकिन अर्थ बदल गया है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन खाएगा, और इस वाक्य को बोलने का मतलब कि कोई नहीं खाएगा, है ना, ठीक है, खाएगा कौन, ठीक है। इसका मतलब कि मतलब कोई नहीं खाएगा, जो भी बात हो कोई नहीं खाएगा। अब है संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, संयुक्त अक्षर, दो अक्षर, संयुक्ताक्षर का मतलब है दो अक्षर संयुक्त। ये किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर एक स्वर की सहायता से बोली जाती है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाएंगे ना, और एक स्वर के सहारे बोले जाएंगे। कैसे बोले जाएंगे, एक स्वर के जैसे प्राण, क्या है, प्राण में प में र मिला है कि नहीं, प में र और आ हो गया ना,
व में र मिल गया प्राण, व्रण मतलब घाव, व में र मिला है कि नहीं, व्रण, है ना। ये संयुक्ताक्षर की 3 विधियाँ, कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ संयुक्ताक्षर की। और संयुक्ताक्षर की 3 विधियाँ कौन कौन, एक है संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। तो संयुक्त ध्वनि किसे कहेंगे, संयुक्त ध्वनि के अंदर यही होता है कि जब दो वर्ण मिल जाएंगे, है ना, और बोले जाएंगे किसकी सहायता से, स्वर की सहायता, जैसे प्राण, घ्राण, वर्ण हो गया ना, उसे संयुक्त ध्वनि कहेंगे। संपृक्त ध्वनि किसे कहें, संपृक्त ध्वनि एक ध्वनि जब 2 व्यंजन से मिल जाए, एक ध्वनि जब एक ध्वनि जब 2 व्यंजन से मिल जाए तो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे कंबल, म मिला हुआ है ना, मब, दोनों क्या है, व्यंजन है, दोनों क्या है, व्यंजन है। कंबल, संबल, मब मिला हुआ है, तो यहाँ पर 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, ये मब मिल रहे हैं ना, मिल रहा है। युग्मक ध्वनि किसे कहेंगे, जब एक ही ध्वनि 2 बार आ जाए, जब एक ही ध्वनि 2 बार आ जाए उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे कि देखो प्रसन्न में न न दोनों है ना, न 2 बार है कि आधा न 2 बार है, आधा न संग न, उत्पन्न में न मिला दिक्कत, क है ना, क है ना, आधा क पूरा क, त इसका वर्ण विन्यास कैसे कि द छोटी ई, क में हलंत, क पूरा, अ त हलंत अ। तो इसमें कहने का मतलब कि 2 बार एक ही ध्वनि आ रही है ना। संपत्ति में कौन कौन ध्वनि आ रही है, 2 बताओ, त क्या रहा है, त आधा त पूरा त ई छोटी ई। अब अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर देखो, अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर में क्या हो गया, अंतिम ध्वनि व्यंजन की तरह होती है, बद्धाक्षर में अंतिम ध्वनि क्या होगी, व्यंजन की तरह। जैसे पाक, पाक, नाम, एक, आप, इसके अंदर क हलंत है, क है, क हलंत का मतलब प्योर शुद्ध रूप से व्यंजन है। अगर इसको आप क को हटा देंगे तो इसके अंदर अ आ जाएगा ना। नाम में ये क्या, म में हलंत है, नाम में क्या है, म में क्या है, हलंत है, म में हलंत है। अच्छा, अब इसमें से म में अगर ये हलंत लगा दोगे तो क्या है, व्यंजन, क्या है, अगर म में हलंत नहीं, म में अगर हलंत हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन, पूर्ण व्यंजन। और हलंत और यदि हलंत को तुम लगा देते हो तो ये आधा म क्या हो जाएगा, आधा म हो गया, एक आप, है ना, ठीक है। और ये प जो है पूरा प में अ मिला, प में क्या मिला हुआ है, अब देखो यहाँ पर प, ये जो प लिखे हैं प में अ मिला हुआ है, इस प में अ नहीं है ना, ये क्लियर समझ लो। ये क में अ नहीं है, अ नहीं है, अब क लिखोगे ना सिद्ध क तो अ है उसके अंदर। मुक्ताक्षर क्या है, मुक्ताक्षर अंतिम ध्वनि स्वर की तरह होती है, अंतिम ध्वनि स्वर की तरह होती है। जैसे की, देखो की, हम की जो पा लो तू बोल रहे हैं, तो की में ई आ गया कि नहीं, की ई ध्वनि स्वर की तरह हो गया कि नहीं, जो ओ आ गया कि नहीं, पा आ गया कि नहीं। तो इस प्रकार ये अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। तो इस प्रकार हमने जो वर्णमाला का संपूर्ण ज्ञान दिया। ये अगर इस वीडियो को बिल्कुल जो कोई स्किप नहीं करेगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये 8वीं 9th 10th से लेकर के +2 से लेकर कंपटीशन जितनी चीज़ें थी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इस वर्णमाला चैप्टर को बार बार देखिए, इस वर्णमाला का क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। मैंने सारा बहुत परिश्रम करके ये वीडियो बनाया है, तो इसमें कहीं कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तब जाकर क्लियर होगा। और इसी तरह ये वर्ल्ड क्रिएटिंग चैनल पे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ऑलराउंडर क्लासेस सब विषय की ट्रिक डाली जाती है। मनोरंजक बातें भी डाल देता हूँ, कहानी वगैरह, ताकि मनोरंजन भी हो। कहानी भी डालता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि कहानी के अंदर ये होता है, मीनिंग होती है, कुछ मतलब जानकारी टाइप का होता है, ज्ञान होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, हमेशा ज्ञान की बात होती है। धन्यवाद।